अविनाश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अविनाश कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो डियर, आज हम रेलवे ग्रुप डी के लिए एक अच्छा सा चैप्टर लेकर आए हैं, बॉटनी। ठीक है ना, जो एग्जाम में एकदम भर के क्वेश्चन आते हैं। और आपको पता है कि किसी भी एग्जाम का अगर सिलेबस की बात करें तो बहुत ब्रॉड होता है। शुरुआत में आपको बहुत बड़ा सिलेबस दिखता है, लेकिन जब एग्जाम का समय आता है तो हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उस टाइप का चुनाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम उसी टॉपिक को लेकर आए हैं जो एग्जाम में आपसे पूछा जाए। आपको जैसे कि पता है कि एग्जाम में ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं, तो ग्रुप डी के एग्जाम में 40 जीके जीएस से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जीके जीएस क्वेश्चन 40 में से हम कैसे फाइट कर सकते हैं, लगभग 35 प्लस कैसे लेकर आ सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे। वही टॉपिक को हम टच करेंगे जो एग्जाम में सीधे आएंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बायोलॉजी के, अगर हम बात करें बायोलॉजी के, तो 2 भाग होते हैं। कितने भाग? 2 भाग। बायो के 2 भाग होते हैं। इसका भाग होता है पहला बॉटनी, क्या होता है? बॉटनी। और उसके बाद होता है जूलॉजी, क्या होता है? जूलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, बात करेंगे अगर हिंदी की, तो बॉटनी को हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या में पहला प्रश्न बनेगा कि बताइए कि बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनेगा? बताइए कि बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसके फादर ऑफ बायोलॉजी होते हैं अरस्तु। कौन होंगे? अरस्तु। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, बताइए कि बॉटनी के जनक कौन है। बॉटनी के जनक कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये होता है थियोफ्रेक्टस। क्या होता है? थियोफ्रेक्टस। याद रखेंगे, थियोफ्रेक्टस इसका है जनक। तो ये 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन गया। आज हम चलते हैं बॉटनी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है हम बॉटनी हेडिंग देने जा रहे हैं, तो आप लोग भी ध्यान से देखेंगे और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। आपको सभी प्रश्न मिलेंगे और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये भी हम बता दे रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए, तो आज हम बॉटनी पढ़ रहे हैं जिसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। तो पहले वनस्पति विज्ञान में पहला टॉपिक आता है जड़। क्या आता है? जड़। पहला टॉपिक आएगा जड़। ठीक है ना। हम जड़ के बारे में पढ़ेंगे। जड़ क्या होता है, कितने प्रकार की जड़ होती हैं, कैसे कैसे इसको उदाहरण क्या हो सकता है, जड़ क्या होता है, तना क्या होता है, इन सबके बारे में हम पढ़ेंगे धीरे धीरे और डिटेल में। ठीक है ना, क्योंकि जड़ से प्रश्न आते हैं। ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यान से, अगर हम बात करें जड़ की, तो कोई भी अगर पेड़ पौधा हो, इस धरती पर अगर कोई भी पेड़ पौधा है तो उसमें जड़ तो होता ही होता है। कोई भी हो, दुनिया का कोई भी पेड़ पौधा हो, उसमें जड़ तो होगा ही होगा। लेकिन जड़ के प्रकार भी होते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये कोई पौधा है। ठीक है ना, ये कोई पौधा हो गया। ठीक है ना, और इसके ऐसे ऐसे क्या हो गए, ऐसे जड़ हो गए। और ये देखिए, जरा बताइएगा ये क्या है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप 11 बायो में पढ़े होंगे, ऐसे बताएंगे। ठीक है ना। अब बताइए, किसी भी पेड़ पौधे में, किसी भी पेड़ में, किसी भी पौधे में जड़ का क्या काम होता है, इसके बारे में समझते हैं। पूछता है कि, प्रश्न पूछता है कि बताइए कि किसी भी पेड़ या पौधे में जड़ का मुख्य रूप क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य कार्य। तो देखिए, जो आपका दिख रहा है ना, हचाक से ऐसे जो दिख रहा है एकदम सोजा, ऐसे एकदम ऐसे कटीला टाइप का एकदम चोक, ये हचाक से, इसको बोलते हैं, ये क्या है? जड़ है। इसको बोलते हैं मुख्य जड़, या इसको टैप रूट बोलते हैं, या इसको बोलते हैं मूसला जड़। क्या बोलते हैं? मूसला जड़। ध्यान से सुनेंगे। मूसला जड़ का काम होता है पेड़ या पौधे को सीधा रखना। क्या होता है? सीधा रखना। इसका काम क्या होता है? सीधा रखना, पेड़ पौधे को सीधा रखना। और इसका काम होता है, यहाँ एक होता है, यहाँ याद रखेंगे, यहाँ एक होता है जिसको एकदम धीरे धीरे, इसका एक होता है रूट जिसको बोलते हैं, इसका होता है मिट्टी खोदने का काम होता है। यहाँ जो एक रूट होता है इसको बोलते हैं मिट्टी खोदने का काम। वैसे मान लो कि हम आम लगा देते हैं। ठीक है ना। अब आम तो लगाए हैं 1 फीट पे, आम तो 1 फीट पे लगा दिए, एक उसका जड़ कहाँ चला जाता है, एकदम लगता है कि चला गया एकदम। तो काम ही होता है, इसका नेचर ही होता है मिट्टी को खोदना। आप देख रहे होंगे बगल में इस टाइप के, इसको बोलते हैं हेयर रूट। क्या बोलते हैं? रूट हेयर। क्या बोलते हैं? रूट हेयर। ये होता है, इसको बोलते हैं रूट हेयर। इसका काम होता है, बन जानते हैं क्या होता है इसका काम? ध्यान सुनेंगे। इस पेड़ पौधों को पानी लेके जाना। ठीक है ना, पानी पहुंचाना, खनिज पहुंचाना, प्रोटीन पहुंचाना नीचे से। तो क्या सर बोलिए, क्या मूसला जड़ का काम कुछ नहीं होता है? नहीं, मूसला जड़ का बस काम है पेड़ को सीधा रखना। बाकी जितने भी पेड़ में नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, पोटेशियम, एनीथिंग जो कुछ भी होता है वो सब कौन लेके जाता है? तो रूट हेयर लेके जाता है। कौन लेके जाता है? रूट हेयर। आपको अगर मान लीजिए कि किसी पौधे को एक जगह से ट्रांसप्लांट करना होता है, तो अगर उसको आप निकाल के कहीं और लगाना चाहते हैं, अगर मूसला जड़ टूट गया तो काम चलेगा। मूसला जड़ उसमें से हट गया है तो फिर भी हो सकता है कि लग जाए। लेकिन अगर गलती से भी ये क्या हो, अगर यहाँ पे जो यहाँ रूट हेयर ये हट जाएगा ना, तो पेड़ पौधा लगेगा ही नहीं कहीं और पे। ठीक है ना। आगे देखते हैं। हेयर लेके जाता है पानी, खनिज, प्रोटीन, नाइट्रोजन, सल्फर इत्यादि जब लेके जाता है तो किस विधि द्वारा लेकर जाता है? बताइएगा, किस विधि द्वारा।
ठीक है ना। विधि क्या है, कौन सी विधि द्वारा, इस विधि का नाम मूसला जड़ को हम मुख्य जड़ के नाम से जानते हैं। पेड़ पौधे होते हैं जो क्या होता है कि अपना खनिज पदार्थ वो अपने जड़ में छुपा के रखते हैं। जैसे मान के चलिए कि हो गया मूली, क्या हो गया मूली, गाजर, क्या हो गया गाजर, चुकंदर, क्या हो गया गाजर, हो गया गाजर, चुकंदर, सलजम इत्यादि जितने भी इस टाइप के होते हैं खाने वाले पदार्थ है, पेड़ पौधे छोटे छोटे, ये अपना जो होता है ना, जो अपना खनिज पदार्थ होता है जितने भी, उन सारे न्यूट्रिशन को अपने मूसला जड़ में क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि जड़ कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। अब हम जड़ कितने प्रकार की होती है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो इसको मिटा दें, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। पता है कि जड़ भूमि के नीचे होता है। अब जड़ भूमि के नीचे होता है तो कभी कभी देखे होंगे एकदम कोना जैसा होता है, एकदम चौक जैसे, मूली हो गया, गाजर हो गया, देख रहे हैं आप लोग। उसके बाद जैसे मूली गाजर हो गया, उसके बाद आलू देखिए, आलू चौक कोना कोनी होता है, आलू तो कोना कोनी होता नहीं है। तो आप पहचानते हैं कि सर ताना किसे कहेंगे, जड़। देखो जमीन के नीचे आ जाने से वो जड़ नहीं कहलाती हैं, उनका अलग ही फंडा होता है, देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना। अगर वो जमीन के नीचे है, कोना है, ठीक है ना, अगर उसमें क्या हो, कोना निकला हो, कोना निकला हो तो होती है, कैसे होती है, जड़। कैसे होती है, जड़। लेकिन जिसमें कोना नहीं निकला है, कोना नहीं निकला है, कोना नहीं निकला है, वो जड़ नहीं होती, क्या होती है, तना होती है। अब कहीं सर तना तो ऊपर होता है, नीचे कैसे होता है, तो याद रखिएगा, कभी भी मत भूलिएगा कि अगर हर कोई चीज़ अगर नीचे है इसका मतलब जड़ नहीं है, वो उसका अलग ही फंडा होता है, इस बात को याद रखेंगे। जैसे अगर बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, गाजर हो गया, ठीक है ना। आप देखते हैं गाजर हो गया, मूली हो गया, ठीक है ना, चुकंदर हो गया। आप देखो चुकंदर पे नीचे तक गया रहता है, ठीक है ना, चुकंदर हो गया। और हम तना की बात करें, जैसे हो गया आलू, क्या हो गया आलू, हल्दी, हल्दी के बाद क्या हो जाएगा, हल्दी के बाद हो जाएगा आपका एक अदरक, क्या होगा, अदरक हो गया इत्यादि। यानी कि देखिए अगर आपको पहचानना है कि सर जड़ कौन है या कौन तना है, तो याद रखें सीधा सी बात, अगर जिसमें क्या हो, कोना कोने निकला हो, जैसे आप देखोगे कोन, देखें कोन, उसमें जड़, उसमें कोना निकला होता है ना। जैसे आप कभी सरस्वती पूजा में या किसी पूजा वूजा होता है तो उसमें प्रसाद के तौर पर उसको हम दे देते हैं, वो क्या है, वो है जड़। क्या है, जड़, क्योंकि इसमें क्या निकला होता है, कोना निकला होता है, ठीक है ना। होता है मूसला जड़, मूसला जड़। दूसरा होता है अपस्थनिक जड़, क्या होते हैं, अपस्थनिक जड़। और तीसरा होता है, अपस्थनिक जड़ के बाद होता है तीसरा आरोही जड़, क्या होते हैं, आरोही जड़, ठीक है ना। चौथा होता है एक और होता है जिसको बोलते हैं परजीवी जड़। कौन सी जड़, परजीवी जड़, परजीवी जड़, जिसको पायरोसाइटा बोलते हैं, पायरोसाइटा बोलते हैं, ठीक है ना। इतने सारे जड़। अच्छा बताइए सब में कॉमन क्या है, देखिए कोई भी पेड़ पौधा, हम पीछे भी बताएं अभी, कोई भी पेड़ पौधा हो उसमें मूसला जड़ तो होगा ही होगा, क्योंकि मूसला जड़ का काम ही होता है पेड़ पौधे को सीधा रखना, ठीक है ना। मूसला जड़ का काम ही होता है पेड़ पौधे को सीधा रखना, तो मूसला जड़ तो होगा ही होगा हर में, ये तो कॉमन हो गया, क्या हो गया, कॉमन हो गया, सब में होता है। लेकिन अगर अपस्थनिक जड़ क्या होते हैं सर, आरोही जड़ क्या होते हैं, परजीवी जड़ क्या होती हैं, इस बात का याद रखेंगे, ठीक है ना। आप देखोगे जैसे मक्का है, ठीक है ना, आप देखोगे मक्का में देखिए क्या होता है, जैसे मान चलो गन्ना देखोगे हम अच्छे से, जैसे मान चलिए कि गन्ना हो गया, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे, ये गन्ना हो गया। अब ये गन्ना नीचे हो गया पेड़ में, ठीक है ना, ऐसे ऐसे निकल गया। अब देखोगे गन्ना में इतने एकदम जैसे नहीं बोलते कि झुर्री लगल बा, झुर्री इसे नहीं बोलते हैं आप लोग, उसी टाइप के ये लगा होता है, इसको रूट हेयर बोलते हैं। अभी हम बताए हैं क्या है, रूट हेयर है। लेकिन कभी कभार देखोगे खेत के ऊपर जो होता है, ठीक है ना, जो जमीन के ऊपर यहाँ भी देखेंगे ऐसे लगा होता है, ऐसे लगा होता है, देखे हैं, ऐसे हमको नोचना पड़ता है उसको खाने के लिए, तो ऐसे लगा होता है। तो इस प्रकार की जड़ को, जो यहाँ जड़, इसको बोलते हैं अपस्थनिक जड़। क्या बोलते हैं, अपस्थनिक जड़, अपस्थनिक जड़, ठीक है ना। हिंदी में थोड़ा बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, अपस्थनिक जड़ लिख देते हैं अच्छा से। किसी भी पेड़ पौधे को उसको सपोर्ट देने के लिए, किसको सपोर्ट देने के लिए जब वो आता है, जो जड़ आती है, उसको क्या बोलते हैं, अपस्थनिक जड़। जैसे आप देखोगे मक्का में, क्या देखोगे मक्का में, जैसे मान के चलो कि क्या हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, ये मक्का हो गया, और यहाँ से इसकी पत्ती हो गई, ऐसे मक्का हो गया, इसमें बाल ले, जैसे ही बाल ले तो भारी हो जाता है, तो गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है। तो जैसे मान के चलिए कि इसमें तो जड़ हो गई, ऐसे निकला होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये तो हो गई हेयर का, हेयर रूट, और रूट हेयर, और यह जड़ हो गई। लेकिन इसके साथ देखोगे ऐसे ऐसे लगा होता है, देखे हैं, ऐसे ऐसे क्या होता है, लगा होता है। तो ये जो जड़ होते हैं, कौन सी जड़ होते हैं, अपस्थनिक जड़ होते हैं। कौन सी जड़ होते हैं, अपस्थनिक
जड़ होती हैं। जैसे आप देखोगे पीपल का पेड़ देखोगे, बरगद का पेड़ देखोगे, आपको मैंने दिखा दिया मक्का में दिखा दिया, और आपको मैंने दिखा दिया ईख में दिखा दिया। तो इस प्रकार के जितने भी जड़ होते हैं उससे क्या होता है, अपस्थनिक जड़ होती है। कभी कभी नीम में भी देखोगे, नीम बहुत ज़्यादा विशाल हो जाता है ना, तो उसमें भी बाहर से निकल जाती हैं जड़ उस सपोर्ट देने के लिए, ठीक है ना। तो उस प्रकार के जड़ को बोलते हैं अपस्थनिक जड़। आई होप आपको अपस्थनिक जड़ क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जब हम आरोही जड़ की बात करते हैं बढ़ते हैं, जैसे आप आरोही जड़ में देखोगे ऊपर ही होता है, लेकिन ध्यान सुनिए एक उदाहरण होगा मनी प्लांट। इसका उदाहरण क्या होगा, मनी प्लांट। इस बात को याद रखेंगे, आरोही जड़ में कौन सा आ जाएगा, मनी प्लांट। अब देखोगे मनी प्लांट एक बार लगा दीजिए तो ऊपर फैल जाता है। कहा जाता है कि मनी प्लांट घर में लगाने से पैसा आता है, नहीं, केवल कहने के लिए वो है। पैसा कहता है कि काम करोगे तब हम आएंगे, ठीक है ना। सोचता है कि अरे यार गिर जाता था ना बक्सा, पैसा वाला बक्सा पूरा, अबे गधा गिर जाए मुड़ी पे बस मर जाए वही जाए। मेहनत करो तब ना पैसा आएगा, तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मनी प्लांट लगा दे सब घर में पूरा आ जाएगा पेड़, पूरा पैसा ही पैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आरोही जड़ के कौन सा हो जाएगा उदाहरण, मनी प्लांट हो जाएगा। अब परजीवी जड़ की बात करते हैं। आप देखोगे अमर बेल का पौधा, क्या देखोगे, अमर बेल का पौधा दूसरे पे डिपेंड रहता है, दूसरी पेड़ पे पूरा जाकर छाप लेता है। पीला पीला आप देखोगे अमर बेल का पौधा पूरे दूसरे पे क्या होता है, छाप लेता है। उस प्रकार को क्या बोलते हैं, परजीवी, जिसको अमर बेल हो गया, ठीक है ना, अमर बेल हो गया। याद रखें, उदाहरण आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि परजीवी जड़ का उदाहरण बताइए तो अमर बेल हो गया। आपसे पूछा आरोही जड़ का उदाहरण बताइए तो मनी प्लांट हो गया। आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि अपस्थनिक जड़ का उदाहरण बताइए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईख हो जाएगा, उसके बाद मक्का हो जाएगा, पीपल हो जाएगा, बरगद हो जाएगा, इत्यादि सारे हो जाएंगे अपस्थनिक जड़ के उदाहरण, ठीक है ना। आई होप आपको जड़ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जड़ के तो प्रकार हो गया, यानी कि हो गया अपस्थनिक जड़, आरोही जड़ और परजीवी जड़। आना भी कई प्रकार। अब देखेंगे बीज, देखेंगे क्या बीज, देखें हम बनाते हैं बीज जरा, ठीक है ना। ये मान चलिए किसी प्रकार का बीज है जैसे बन गया है, और यहाँ से कुछ ऐसे निकलता है और यहाँ से भी क्या होता है, निकलता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्रांकुर, क्या बोलते हैं, प्रांकुर, सॉरी इसको बोलते हैं मूलांकुर, क्या बोलते हैं, मूलांकुर। और इसको बोलते हैं प्रांकुर, क्या बोलते हैं, प्रांकुर। याद रहेगा आपको, क्या बोले हैं, नीचे वाले को बोलते हैं मूलांकुर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, प्रांकुर। अब पूछा जाता है बताइए कि जड़ का विकास होता है मूलांकुर से या प्रांकुर से। आपका आंसर क्या होने वाला है, तो मूलांकुर बोलेंगे फटाक से। कैसे बोलेंगे, अब देखिए आपसे पूछा जाता है कि जड़ का विकास होता है, तो ये देखिए जड़ का विकास किससे होता है, तो मूलांकुर से। अब बताइए तना का विकास किसका, तना का विकास किससे होता है, तो ये होता है प्रांकुर से। तना का विकास प्रांकुर से और जड़ का विकास मूलांकुर से, यानी कि जड़ का विकास मूलांकुर से और तना का विकास प्रांकुर से। याद रहेगा, चलिए। यानी कि जमीन के ऊपर जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, तना होता है। जैसे आप देखोगे आम का पेड़ देखोगे, नीम का पेड़ देखोगे, ये सब क्या होता है, तना ही होता है, ठीक है ना। तना भी कई प्रकार की होती है, ठीक है ना। तना कितने प्रकार की, तो 3 प्रकार की। लिख लेते हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार की, पहला, दूसरा और तीसरा। ध्यान से देखेंगे। पहला होता है वायवीय तना, कौन सी तना, वायवीय तना। दूसरा होता है अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना। और दूसरा होता है भूमिगत तना, क्या होता है, भूमिगत तना। ध्यान से देखेंगे, पहला होता है, अच्छा ये समझ में आ गया ना आपको, ये वाला समझ में आ गया, मिटा दे, चलिए इसको मिटा देते हैं। ये याद रखेगा, तना का विकास प्रांकुर से, जड़ का विकास मूलांकुर से, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पढ़ते हैं, सीधे हम आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा क्या है, तो देखेंगे वायवीय तना क्या होती हैं। वो ऐसे बहुत सारे पौधे, पेड़ पौधे होते हैं जिनके सभी तना कहाँ होते हैं, वायु में होते हैं। जैसे आम का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, यानी कि लगभग जितने भी खाने वाली चीजें होती है ना, वो सब किसका होता है, ऊपर। कौन आ जाएगा, आम का पेड़ आ जाएगा, आम आ जाएगा, नीम आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा देखिए, नीम कभी कभार किसी भी पेड़ पौधे का अगर छाल निकाल देते हैं ना, छाल, वो पेड़ सुरक्षित नहीं रहता है, पेड़ लगभग सूखने का कार्य पाया जाता है। तो कभी अब याद रखेंगे, केवल नाम मात्र के लिए, जैसे मान लो कि हम लोग कई बार क्या होता है कि नीम के छाल को लोग निकाल के पीते हैं दवा के तौर पे, जड़ी बूटी के तौर पे, तो ज़्यादा नहीं निकालना चाहिए, ठीक है ना। एक ही पेड़ में से पूरा ही निकाल देंगे तो खराब हो जाता है, किसी भी चीज़ को याद रखेंगे। चलिए, नीम का हो गया, इत्यादि बहुत सारे होते हैं जो ऊपर ही होते हैं। अगला होता है अर्धवायवीय तना। क्या होता है, अर्धवायवीय तना। अब देखोगे 30% नीचे होता है घास और 70% ऊपर होता है। गाय आके चर दे
कुछ दिन बाद फिर जम जाता है। लेकिन अब बताओ उस घास को खुरपिया से देखो तो कैसे निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। यानी कि उसको अब जड़वे निकाल दो तो घास कैसे निकलेगा। तो जैसे मान के चल के अर्धवायु में कौन आ जाएगा, घास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, घास। क्या होता है इसका 30% नीचे होता है, 70% ऊपर होता है। उसको कितना भी काटते जाओ फिर वो जमता जाता है, कितना भी काटते जाओ जमता जाता है। तो कौन सा तना हो जाएगा, घास हो जाएगा, अर्धवायु तना। अब हम बात करते हैं भूमिगत तना में। कौन से, भूमिगत तना में। भूमिगत तना में क्या होता है कि पूरा ही उसका नीचे ही होता है, ऊपर कुछ होता ही नहीं, मतलब थोड़ा बहुत होता है। जैसे मान के चलिए कि हो गया आलू, क्या हो गया, आलू। प्याज, क्या हो गया, प्याज। आलू, प्याज, या आलू ओल कह सकते हैं, आलू ओल हो गया, ठीक है ना। लहसुन प्याज हो गया, लहसुन प्याज हो गया। और हल्दी अदरक हो गया, हल्दी अदरक हो गया। तो इस प्रकार के जितने भी होते हैं कैसे होते हैं, भूमिगत तना होता है। याद रहेगा, भूमिगत तना जो सब क्या होता है, नीचे ही होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया भूमिगत तना, ये हो गया अर्धवायु तना, घास हो गया, ठीक है ना। और ये हो गया वायवीय तना, आम नीम के पेड़ इत्यादि सब जितने भी होते हैं वायवीय तना होते हैं। अब जरा बात करते हैं कि देखिए आलू, लहसुन, इन सब के बारे में प्रश्न पूछा जाता है किस प्रकार से, तो याद रखेंगे। देखिए पूछा जाता है कि आलू का हरा रंग होता है। पहला प्रश्न पूछा जाएगा आलू हरा होता है किसके कारण, तो याद रखेंगे आलू का हरा रंग होता है सेनोलिन के कारण, सेलोलिन, ठीक है ना, सेलोनिन, ठीक है ना। अब आलू कभी कभी देखोगे आलू तो हरा होता है, कभी आलू काला भी हो जाता है, यानी कि आलू का काला रंग, ये किसके होता है, आयोडीन के कमी के कारण। किसके कारण, आयोडीन के कमी। जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो किसका होता है, आलू का काला रंग हो जाता है। आप देखोगे लहसुन में गंधक होती है, ठीक है ना। वो किसके कारण होती है, तो एलासिन के कारण। किसके कारण, एलासिन। तो लहसुन की गंधक, याद रखें, लहसुन की गंधक किसका होता है, एलासिन। अच्छा, गंधक किसकी होती है, तो होती है सल्फर की। किसकी होती है, सल्फर की। किसकी होती है, सल्फर की, याद रखेंगे। तीसरा होता है प्याज। आप जब भी प्याज को काटते हैं तो आपको एक आंख में से आंसू आने लगता है, ठीक है ना। एक होता है प्याज जब हम लोग काटते हैं तो आंख से क्या होता है, आंख में लगने लगता है, आंसू आने लगता है। वो कौन से अम्ल होती है, तो अम्ल होती है, याद रखेंगे, वो अम्ल होती है सल्फोनिक एसिड। कौन सी एसिड, सल्फोनिक कुर्कुमीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हल्दी में कुर्कुमीन पाया जाता है। कुर्कुमीन होता है जो कैंसर के इलाज में बहुत फायदेमंद होता है। किसके इलाज में, कैंसर के इलाज में क्या होता है, फायदेमंद होता है, कैंसर के इलाज में फायदेमंद होता है। अदरक में सबसे ज़्यादा नोड पाया जाता है, ठीक है ना। अदरक में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, नोड। अच्छा सर, नोड क्या है, अब देखोगे कभी कभार आलू का जब सीजन आता है तो आलू को काट के ना खेत में फिर दोबारा बोया जाता है। यानी कि जहाँ से आँख निकलने की ज़्यादा संभावना होती है, जहाँ से आँख निकल जाती है उसी जगह को बोलते हैं नोड, ठीक है ना। तो याद रखेंगे तना में क्या होता है, नोड और एंटीनोड दोनों होता है, नोड और इंटरनोड दोनों होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ये हो गया तना के बारे में, आप डिटेल समझ गए। वायवीय तना क्या होता है, आम नीम होता है। अर्धवायवीय तना होता है घास। भूमिगत तना का बता दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि याद रखना, आलू का हरा रंग सोलोनिन के कारण, आलू का काला रंग होता है आयोडीन के कारण। लहसुन का जो गंधक होता है वो होता है एलासिन, जो सल्फर का गंधक होता है। प्याज होता है सल्फोनिक एसिड। हल्दी होता है कुर्कुमीन, जो इसके कैंसर के इलाज में क्या होता है, बहुत सहायक होता है। देखिए यहाँ पे होगा अदरक में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, नोड पाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पत्तियों के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले बना लेते हैं पत्ती। जो ये पत्ती में आप छोटे छोटे छिद्र टाइप का दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं, रंध्र, या इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ये इसको बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं, रंध्र, ठीक है ना, इसको बोलते हैं रंध्र। आगे देखते हैं। अच्छा, रंध्र है तो उसके बाद ये रंध्र का काम क्या होता है, याद रखेंगे, रंध्र का काम क्या होता है। अब ये गैसों का विनिमय करता है। क्या करता है, गैसों का विनिमय करता है। ये करता है गैसों का विनिमय, यानी कि आदान प्रदान करता है, विनिमय। गैसों का विनिमय कौन करता है, तो स्टोमेटा करता है, जिसका नाम क्या है, रंध्र। क्या है, रंध्र, स्टोमेटा करता है। अच्छा, मतलब गैसों का विनिमय करता है तो बाहर से क्या लेता है, तो देखिए ये तो छोड़ता है ऑक्सीजन। क्या देता है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। और लेता क्या है, CO2। क्या लेता है, CO2, यानी कि ऑक्सीजन क्या करता है, छोड़ता है, CO2 लेता है।
अब आपसे पूछा जाता है कि पत्तियों में क्या पाया जाता है, तो पत्तियों में स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टार्च, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मंड। क्या बोलते हैं? मंड। अब देखोगे अगर आलू में भी क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। अगर आलू में चेक करना है कि स्टार्च है कि नहीं, तो इसमें क्या डाल दीजिए? आप नमक डालिए। और स्टार्च का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, पत्तियों का हरा रंग होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। एक होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ये नेचुरल धूप में होती है। नेचुरल धूप में होती है, रात में नहीं होने वाली। आपसे पूछा बताइए कि प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, कृत्रिम प्रकाश में और नेचुरल धूप में। तो क्या बताएंगे? नेचुरल धूप में होता है और दिन में होता है। ठीक है ना। आप सोचेंगे कि एकदम पूरा लाइट जला दे और आज ही एकदम प्रकाश संश्लेषण सब्जियों को उगा ले, इतना नहीं। वो नेचुरल प्रकाश में ही होने वाला है। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, वो दिन में ही होगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ध्यान सुनिए, CO2 अंदर होता है और ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलता है। ठीक है ना। CO2 अंदर ले लेता है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है। ठीक है ना। जब ये बाहर छोड़ता है तो याद रखेंगे, इस जो स्टोमेटा है यानी कि पत्तियों में अत्यधिक मात्रा में पानी हो जाने के कारण स्टोमेटा उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जित कर देता है। यानी कि पत्तियों में पानी अगर क्या हो जाए, अत्यधिक हो जाए, तो स्टोमेटा का उसको उत्सर्जित कर देता है, उड़ा देता है। ठीक है ना। अब देखिए, जब ये लेता है तो यहाँ से बनता है प्रोटीन बनता है, यानी कि हो जाएगा पत्तियों में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है? तो याद है, प्रकाश संश्लेषण बैगनी, नीला और लाल रंग में होता है। और किस में नहीं होता है? तो हरा रंग में नहीं होता है। याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑप्शन रहता है बैगनी, लाल, नीला, हरा। तो हमारे क्या आता है? हरा। गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण केवल 3 ही रंग में होता है, बैगनी, नीला, लाल में होता है और हरा में नहीं होता। इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ तक आपको शायद होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। यदि आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक इट।